Welcome everyone to 30 days CAPF crash course. This is Himanshu, CAPF 2019 topper with All India rank 2019. This is our third lecture in continuation with the core ancient India. इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अशोका द ग्रेट से। देखिए, अशोका जो थे उनको चक्रवर्ती सम्राट भी बोला जाता था बिकॉज ही कंट्रोल्ड द इंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस हैं वो अशोका के बारे में मेंशन करते हैं। अशोका के अलावा और भी दो राजा हैं जिनके बारे में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है, डैट इज समुद्रगुप्त, बाइकोट, पोएट हरिसेना और जहांगीर। आपको ये याद रखना पड़ेगा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किस किस किंग के बारे में मेंशन करता है। फिर स्क्रिप्ट दैट वाज यूज्ड बाय अशोका, ये फोर स्क्रिप्ट्स दैट वाज यूज्ड बाय अशोका, दैट इज़ ब्रह्मी, खारोस्टी, अरामिक और ग्रीक। देखिए, खारोस्टी की खास बात यह है कि खारोस्टी स्क्रिप्ट राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज होता है राइट से लेफ़्ट लिखते हैं, वैसे ही बाकी अदर स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी, अरामिक और ग्रीक, ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता था। देखिए, अशोका जो है 269 BC में इन्होंने ही असेंडेड द थ्रोन फ्रॉम हिज फादर and he became the most powerful ruler of ancient India। और अशोका से कलिंग जो वॉर है दैट इज़ एसोसिएटेड विद अशोका एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही एनेक्स्ड कलिंग इन हिज 9th रेगनल ईयर, दैट इज़ 261 BC। ये डेट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कलिंग वॉर में जो भी मैसेकर या मैसेकर हुआ अशोका द्वारा, ही दैट लेड टू द चेंज ऑफ हिज हार्ट एंड देयरफॉर ही अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट and he started cultural conquest, or he favored through the ideology of Dhamma. Dhamma was not a new concept, but it was a way of life based on religious tolerance. आगे बढ़ते हैं, religious and social tolerance, Dhamma। फिर अशोका जो थे, he was the first king to inscribe on stones एंड दीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंस्क्रिप्शंस यूज़ हुए थे वो ब्राह्मी, खारोस्टी, ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट हैं। प्राकृत जो लैंग्वेज था वो कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। फिर देखिए, अशोका को ब्लेम भी किया जाता है कि सिंस ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, दैट इज़ वाई इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। और इसका एडवांटेज इसी वन ऑफ द मिलिट्री कमांडर पोस्ट, मतलब मौर्यन के जो वीक सक्सेसर्स थे उसके वन ऑफ द मिलिट्री जनरल पुष्यमित्र संगा, ही असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन एम्पायर बृहदत्त। आपको ये याद रखना पड़ेगा, बृहदत्त इन 185 BC, पुष्यमित्र संगा द मिलिट्री जनरल ऑफ बृहदत्त असैसिनेटेड हिज ओन एम्पायर एंड ही स्टार्टेड सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, देखिए अभी जो पोस्ट मौर्यन फेज़ में जो भी नए नए इमर्जेंस ऑफ किंग्स होंगे या डायनेस्टीज़ होगी, ये स्पेसिफिकली डीलिंग विद द नॉर्थ इंडिया। जैसे हुआ गया कि पोस्ट मॉडर्न में सेंट्रल एशियन ट्राइब्स जो हैं दैट स्टार्टेड टू अराइव इन इंडिया एंड फर्स्ट सेंट्रल एशियन वॉज ट्राइब टू इंडिया वॉज इंडो ग्रीक। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जो थे वो मेनांदर थे, ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिलिंद। एंड मेनांदर एक्सेप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नागसेना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मिलिंद established his capital at शकला, दैट इज़ सियालकोट, प्रेजेंटली वो भी पाकिस्तान में है। आगे प्रोसीड करते हैं। इंडो ग्रीक जो थे दे स्टार्टेड द मिंटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन्स इन इंडिया, दे वर फॉलोड बाई साकाज। साका में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो आपको ध्यान रखना है इज़ द रुद्रमन। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है एग्जाम व्यू पॉइंट से। रुद्रमन से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ही अंडरटुक रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक, कटियावाड़ गुजरात में है। साकस के बाद जो सक्सीड किया वो पार्थियंस थे। पार्थियंस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो याद रखना है वो गोंडाफेरस थे, गोंडाफेरस। और ड्यूरिंग हिज रेन एक क्रिश्चियन सेंट आए थे इज़राइल से, संत होम, एंड ही स्टार्टेड प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। पार्थियंस के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी वो कृष्णा डायनेस्टी थी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ही स्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पेशावर, ये आपको सारा याद रखना है। एंड कनिष्क के टाइम में हाईएस्ट लेवल ऑफ मोनेटाइजेशन वाज अटेंड। ये एविडेंसेस मिले हैं कॉपर कॉइन्स अलॉन्ग विद द गोल्ड कॉइन्स दैट वाज इशूड बाय कुशनास। द लेवल ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉइन्स वाज हाईएस्ट ग्रेड। मोनेटाइजेशन का भी जो लेवल था वो काफ़ी सजेस्ट करता है कि बहुत ही फास्ट अर्बनाइजेशन यहाँ पे हुआ था कुशनास के अंडर।
नॉर्थ इंडिया में। आगे प्रोसीड करते हैं हम। देखिए, नॉर्थ इंडिया का कवर हो गया। अब क्या है कि पोस्ट मॉडर्न में साउथ इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन कौन से डायनेस्टीज़ इमर्ज हैं हम उसको देख लेते हैं। तो क्योंकि मॉडर्न एम्पायर इट वाज पैन इंडिया, राइट। तो अब जैसे साउथ में क्या हुआ कि और भी छोटे छोटे डायनेस्टीज़ इमर्ज करने लगे। तो पुष्यमित्रा ही स्टार्टेड हिज ओन डायनेस्टी, and Pushyamitra, in order to revive Brahminical religion and culture, he supported Brahmins, and this practice was further followed by his successor, that is Kanvas. संगा डायनेस्टी के बाद साउथ में कानवाज आए थे 72 BC में, आपको ये याद रखना पड़ेगा डेट। कानवा डायनेस्टी वॉज लेड बाई वासुदेव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एंड इसके पीरियड में एक फॉरेनर ग्रीक एम्बेसडर आए थे, Heliodorus. He erected an iron pillar at a place called Vilsa in MP. और this is very important fact कि in order to mark the worship of Bhagavad, this is the first archaeological evidence of worship of Vishnu और Bhagavad in the ancient India. So you need to remember कि जो Greek ambassador Heliodorus थे, he erected an iron pillar at a place called Vilsa, and this is the first archaeological evidence of worship of Vishnu. कानवास के बाद सातवाहनास ने सक्सीड किया था डेक्कन में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1st century AD बाय सिमुक। दे गेव पैटर्नेस टू ब्राह्मणिकल रिलीजन। और जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो आपको याद रखना है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थी। ही परफॉर्म द वेरियस वैदिक सेक्रीफाइसेस। देखिए, सातवाहन्स के टाइम कुछ बुक कंपाइलेशन भी हुआ था सदर्न डेक्कन में, डेक्कन इंडिया में। और जो इम्पॉर्टेंट बुक जो आपको याद रखना है ड्यूरिंग सातवाहन्स टाइम वो इज़ गथा सप्तसती, दैट वाज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज बाय दी सातवाहन किंग हाला। फिर सातवाहन वर द फर्स्ट रूलर टू इशू लीड कॉइन इन इंडिया फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट रूलर टू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण्स। देखिए, मौर्यंस और सातवाहन्स में एक मेजर डिफरेंस ये था कि मौर्यंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन वो था वो सेंट्रलाइज था, डेट इज़ किंग ओन द एंटायर लैंड। सातवाहन्स में क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है, ऑफ लैंड ओनरशिप। ये आप याद रखिए एग्जाम व्यू पॉइंट से। फिर सातवाहन्स ने जो लैंड ग्रांट करना ब्राह्मण्स को प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, दैट गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अंडर द गुप्तास, एंड दैट लेड टू द बर्थ ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। सातवाहन्स के बाद जो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है संगम एज है। देखिए, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट संगम एज का है वो 300 AD to 600 AD है। दिस वाज गिवन बाय नीलकांत शास्त्री जी। आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसी को टिक करेंगे। संगम एज में जो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं वो चेरा, चोलाज और पांड्याज हैं। These 3 dynasties were endowed with natural resources. एलिफेंट सप्लाइड आइवरी टू मतलब जो हाथी का दांत होता है, दे सप्लाइड आइवरी टू दैम। दे ऑल्सो प्रोक्योर्ड पर्ल्स फ्रॉम seabed besides mining precious and semi precious stones, and उन्होंने ये these esteem articles were exported to Roman world which provided rich revenue to all the 3 kingdoms. देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करना है कि 3 Sangam assemblies were convened under the patronage of Pandyan king. That's all for this lecture. Next will be the last lecture on ancient and will cover from the Gupta age. देखिए, आप these are the core ancient lectures. रेस्ट जो आर्किटेक्चर और आर्ट में कवर होना चाहिए, दैट आई विल टेक इन स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर लेक्चर। तो आप डोंट गेट टेंस कि सर आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो कवर ही नहीं किया। दैट विल बी डेल्ट अलग से आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गुप्ता पीरियड के साथ। स्टे ट्यून्ड, help spread, especially with those who really can't afford these hefty amount of coachings. I know noble cause finds its way. Stay tuned. Thank you.